इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों काफी चर्चे में, और चर्चे में होने का कारण ये है कि शासनाध्यक्ष राज्य के शासनाध्यक्ष को अपने कस्टडी में लेकर कथित तौर पे घोटाले के आरोप में पूछताछ कर रही। अभी हम बात करें पहले दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों ईडी के पदाधिकारियों ने कथित तौर पे शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 9 बार सम्मन देकर बुलाया, लेकिन वे नहीं गए। 10वां सम्मन जाए इसके पहले ही उन्हें पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में गए और वहां से उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के द्वारा ले आया गया। फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी की ओर से काफी आरोप लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर, कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भाजपा यह चाहती है कि विपक्ष के लोग नेस्तनाबूद हो जाएं, वो कहीं के नहीं रहे और न ही वे प्रचार प्रसार में निकले, जिससे भाजपा को कोई परेशानियों का सामना करना पड़े और उनकी जो घोषणा है वो घोषणा के मुताबिक 400 सीट लेकर केंद्र में सरकार बनावे। इधर आम आदमी पार्टी कई आरोप लगाए, इतना ही नहीं धरना प्रदर्शन तक किया और आज उन्होंने सदन, सड़क से लेकर सदन तक उन लोगों ने आंदोलन किया। इनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धरना प्रदर्शन करने लग गए। भाजपाइयों का यह मांग था, भाजपाइयों की तरफ से मांग की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को चूंकि हिरासत में ले लिया गया है, रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में जब लिया गया तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। इधर आम आदमी पार्टी भी आमने सामने है, वह भी धरना प्रदर्शन कर यह उसका कहना है कि आखिर उन्होंने गलती क्या की है। वे दिल्ली के लोगों के हित में, चाहे वो स्वास्थ्य का काम हो, चाहे वो हेल्थ का काम हो, चाहे अन्य काम हो, सारे कार्यों को उन्होंने सुचारू रूप से चलाया है, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए और छोड़ ही देना चाहिए। इसलिए उन पे प्रेशर बनाने के लिए, भाजपा की तरफ से प्रेशर बनाने के लिए भाजपा पर काफी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बार बार ईडी प्रवर्तन निदेशालय की चर्चा क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बड़े बड़े नौकरशाहों के साथ साथ राजनीतिज्ञों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगर हम उनकी ही रिपोर्ट माने तो ईडी की तरफ से अभी तक देश में 121 बड़े नेताओं की जांच कर रही है, जिसमें 115 विपक्षी दल के नेता हैं। ऐसी स्थिति में यह आरोप लगना लाजमी है कि आखिर विपक्षी दल के लोगों पर ही ईडी क्यों जांच कर रही है। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की, जिसमें 14 विपक्षी दलों के थे। पीएमएलए के तहत संसद के 51 वर्तमान और पूर्व सदस्यों को नामित किया गया। यह जानकारी 2022 को अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। इसके अलावे 71 वर्तमान एवं पूर्व विधायकों पर भी पीएमएलए अपराधों का आरोप लगाया गया है। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर यह ईडी है क्या। लोगों को जानना होगा कि आखिर यह कौन सी बला है जो मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ रहा। और तो और बड़े बड़े नेता, हम कल इस पर चर्चा करेंगे कि किन किन बड़े बड़े नेताओं पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ईडी संबंधित बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ कर रहा है। बताएं कि 1 मई 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना काल में यह कहा गया था कि इसका जो काम होगा वह मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करेगी और मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ईडी के कार्यों में शामिल किया गया। प्राथमिक उद्देश्य इसका यह था कि काले धन की उत्पत्ति और प्रसार पर अंकुश लगाना, विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित कानूनों का अनुपालन कराना भी इसके कार्यों में शामिल किया गया। इकोनॉमिक लॉ को लागू करने और मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, इकोनॉमिक फ्रॉड जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करने, वित्तीय अनियमितताओं को रोकने एवं दंडित करने के लिए कार्रवाई करना भी ईडी के कार्यों में शामिल किया। इतना ही नहीं, इसके कार्यों की अगर हम लेखा जोखा करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रिपोर्टें आई। अलग अलग रिपोर्ट ये आई कि पीएमएलए को 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया था। हालांकि यह एक्ट 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया
और इसे लाया गया था 2002 में। यह एक्ट इसलिए लाया गया कि यह एक्ट लाने के बाद ईडी को विशेष रूप से ताकत दी गई, कई अधिकार दे दिए गए कि बगैर किसी वारंट के आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं पूछताछ के लिए। अगर आपको यह शक है, संस्था को अगर शक है, ईडी को यह अगर कहीं से सूचना मिलती है कि वह यानी फला व्यक्ति आर्थिक अपराधों में लिप्त है, तो उसे वह पूछताछ के लिए अपने पास बुला सकता है सम्मन दे करके, और नहीं आने पर उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 2016 से 2021 तक का अगर हम देखें अलग अलग कार्यों में, तो हम यह देखेंगे कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा 33 लाख एफआईआर दर्ज किए गए, जिसमें ईडी ने 2086 का संज्ञान लिया। और इसी को फिर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 31 मार्च 2022 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 मामले दर्ज किए थे। उनमें करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई। इस अवधि में 869.31 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज की गई। इसमें महज 23 केस में सजा हो पाई है। यह मंत्रालय का रिपोर्ट है, संबंधित मंत्री का रिपोर्ट है। अगर हम अलग अलग बात करें, डाटा वाइज अगर बात करें, तो 2016-17 में 250, 2017-18 में 148, 2018-19 में 195, 2019-20 में 562, 2020-21 में 981 मामले संज्ञान में लिए गए ईडी के द्वारा। अगर हम 31 जनवरी 2023 तक की स्थिति की बात करें, यह भी डाटा संबंधित विभाग के द्वारा जारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए, जिसमें 513 गिरफ्तारियां हुई। 176 सांसद विधायक ईडी के जांच के घेरे में हैं। कुल मिलाकर 1,142 मामले में चार्जशीट दाखिल किए गए। 25 केस में ट्रायल पूरा हुआ। 24 में आरोपी दोषी पाए गए और एक मेंबर को बरी कर दिया गया, यानी एक आरोपी बरी कर दिए गए। 176 केस में विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद और पूर्व सांसद को शामिल किया गया। हम और अगर बात करें, ईडी के द्वारा जो डाटा प्रकाशित की गई है, दी गई है, उसके मुताबिक 5,906 केसों में से सिर्फ 8.99% यानी 531 केस में ही सर्च या रेड डाली गई। इसमें 4,954 सर्च वारंट जारी किए गए। ईडी के अनुसार धन शोधन दोषी रोधी कानून के तहत कुल 1,919 कुर्की आदेश जारी किए गए। इसके तहत 1,15,350 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में मुख्यमंत्रियों के साथ साथ शीर्ष राजनेता भी शामिल हैं, नौकरशाह को भी शामिल किया गया है और कुछ व्यापारिक संस्थानों को भी शामिल किया गया है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईडी को जो अधिकार दिए गए 2005 में, उस अधिकार का उपयोग करके इसने जो भी कार्रवाई किए हैं, जो भी कार्रवाई हुई है, उसमें नेताओं पर ज्यादा हुआ है और नेताओं में भी खासकर विपक्षी नेताओं पर ज्यादा कार्रवाई की गई है। ऐसे में लाजमी है कि विपक्ष के लोग या विपक्षी दल के लोग यह आरोप लगाएंगे ही कि आखिर विपक्षी दल के लोग ही ऐसा है जो केवल भ्रष्ट हैं या करप्ट हैं। नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी पूछताछ के लिए बुलाई, लेकिन बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होने के बाद उन पर जो जांच चल रही थी उस पर रोक लगा दिया गया, यानी वो जांच से बरी हो गए। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षियों का जो आरोप और प्रत्यारोप है, यह कहीं न कहीं सिद्ध होता है सही। और ऐसी स्थिति में लोगों को यह जानना जरूरी था कि ईडी आखिर कौन सी संस्था है, इसको कौन सा अधिकार दिया गया है, जिसकी जानकारी आज हम लोगों ने आपको दी है। कल हम बात करेंगे कि अभी तक प्रमुख नेताओं, जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे वो व्यापारिक संस्थान हो, किन किन लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करने के लिए या उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया और किन किन लोगों पर कार्रवाई की है। धन्यवाद। बने रहिए SNS 24 न्यूज के साथ। आप हमारे न्यूज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ देखें उसको कि आपको एक से एक विश्लेषण दिए जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। और लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में इस तरह की कार्रवाइयों पर विशेष लोगों का ध्यान रहता है। हम लोग कल देखते हैं कि किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई है।